हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या होती हैं और एक्सेप्शंस क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। देखिए तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो लॉ हर किसी पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जीएसटी को लागू कर दिया। ठीक है, अब जीएसटी अगर वो लागू कर दिया है कि वो सब पर इक्वल है, क्या पेट्रोल पे भी जीएसटी लगता है? नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अदर कमोडिटीज़ हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। वैसे जीएसटी हर देश में इक्वल कर दिया है, लेकिन कुछ पर नहीं लगता है, तो एक्सेप्शनल केसेस कहलाते हैं वो। तो ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड जब भी बनाया जाता है तो उसमें हम लॉ किसी चीज़ का लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेन सेम। उनकी कुछ कंडीशंस जो हैं उनको कांस्टेंट मानते हुए उसके बाद हम पढ़ेंगे अदर थिंग्स रिमेन सेम व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल। अगर प्राइस कमोडिटी का फॉल होता है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? राइज हो जाती है। एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट, वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है, इसके विपरीत। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में कभी भी आप लॉ लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, यू रिमेंबर ऑलवेज, लॉ अगर लिख रहे हैं तो अदर थिंग्स रिमेन सेम लिखोगे। अदर थिंग्स रिमेन सेम लिखने का ऑब्जेक्टिव हमारा ये इसलिए होता है ताकि कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आपको अजम्पशंस पढ़नी होगी। अजम्पशंस पढ़ने के लिए हम पहले इसके शेड्यूल को देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। सबसे पहले अगर प्राइस राइज होते हैं, ठीक है, प्राइस राइज हो रहे हैं, डिमांड क्या होती है? फॉल हो जाती है। इसमें ना इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। कैसे पता लगा? ये इक्वल नहीं है, ये राइज हो रहा है और ये फॉल हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, तो इसमें नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, और इसके डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से देखें। अब देखिए स्टूडेंट, 10 पे कितना है? 400। 10 पे हम एक 400 पॉइंट ले लेंगे। फिर 20 पर कितना है? 300। 20 पर 300 को ड्रॉ कर देंगे और 30 पर 200, 30 पर 200 को ड्रॉ कर देंगे और फिर इसको ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसको हम कहेंगे डिमांड कर्व। ठीक है स्टूडेंट, जो स्लोप डाउनवर्ड है। क्या है ये? स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक है, क्यों स्लोप डाउनवर्ड है? क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब समझ लें। अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब क्या होता है? आप ये भी कह सकते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। भाई कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है पता लगे इनकम भी बढ़ रही है और प्राइस फॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी। इनकम को हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ऐसे ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनके प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आएगा, उनके प्राइजेस सेम रहेंगे। सिर्फ जो एक्चुअल प्राइस है कमोडिटी का वही चेंज होगा बस। ठीक है, तो हैबिट है कंज्यूमर की, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, हैबिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हैबिट जैसे चल रही थी उसकी एज इट इज चलेंगी। इसके बाद नियर फ्यूचर में भी प्राइस चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। भाई ये नहीं है आज मार्कर जो है ये मान लीजिए 25 रुपीज़ का है कि कल ये 30 रुपीज़ का होने वाला है तो मैं आज खरीद लूँगा। तो नियर फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए और जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं स्टूडेंट्स वो भी सेम रहने चाहिए। तो ये हमारा है लॉ ऑफ डिमांड, ये है हमारा डिमांड स्केड्यूल और ये है हमारा डिमांड कर्व। और इसके बाद मैंने अजम्पशंस आपको बताई। अजम्पशंस के बाद एक्सेप्शन समझ लीजिए। एक्सेप्शंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है कि एक्सेप्शंस का मतलब होता है, वैसे हिंदी में इसे अपवाद बोलते हैं। एक्सेप्शन जिस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता, लॉ अप्लाई नहीं हो पाता, उसे एक्सेप्शनल केसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते जीएसटी सब हमारे पूरे देश में ना, हमारे पूरे इकोनॉमी में जीएसटी सब कमोडिटी पे लगता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि पेट्रोल पर नहीं लगता। ऐसी और भी कमोडिटीज है जिस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। ठीक है, उस पर वैट लग रहा है अभी भी। अब देखिए, अब ये हमारा एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शंस के बारे में मैंने इसमें बताया आपको, गिवन गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स और नेसेसरीज ऑफ लाइफ।
वाली गुड्स, ठीक है। देखिए गिफ्ट गुड्स, जो गिफ्ट गुड्स हैं, गिफ्ट गुड्स नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफ्टिन, यू रिमेंबर ऑलवेज, सर रॉबर्ट गिफ्टिन के नाम से ही गिफ्ट गुड्स को रखा गया है। और ये एक इन्फीरियर टाइप की गुड्स होती है बच्चों। इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं घटिया टाइप की वस्तुएं, ठीक है। जो इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जब हमारी इनकम फॉल होती है ना, तो इन गुड्स को हम ज़्यादा परचेज करते हैं, और इनकम जब हमारी राइज होती है तो हम इन्हें कम परचेज करते हैं, वो इन्फीरियर टाइप की गुड्स होती हैं। तो ऐसे इसमें देखिए, विच अ कंज्यूमर डिमांड मोर व्हेन हिज इनकम डिक्रीजेज, अगर भाई ये इनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे जब इनकम उसकी डिक्रीज हो रही होगी, और डिमांड कम करेगा जब उसकी इनकम इंक्रीज हो रही होगी। जब प्राइस, देखो ऐसा होता क्यों है, समझ लीजिए इसका कॉन्सेप्ट अभी और बताता हूं मैं इसमें। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया भाई, ठीक है, तो उसकी रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे व्हाट इज रियल इनकम, भाई रियल इनकम उस इनकम को कहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड की जाती है। आप जितने पैसे अर्न करते हो, क्या सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड कर देते हो? नहीं करते, आप सेविंग भी तो करते हैं। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो रियल इनकम कहलाती है। यहाँ पर हम इसे ऐसा समझ सकते हैं। तो रियल इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड की जाएगी उसे रियल इनकम कहेंगे स्टूडेंट। अब सोच के देखिए, आप ना 10,000 रुपीज स्पेंड करते थे गुड्स एंड सर्विसेज पर, और उनके प्राइस थे 20 रुपीज, ठीक है। अब प्राइस ना 18 रुपीज हो गया, तो आपके पास जो पैसे हैं वो तो बढ़ गए, यानी उनसे आप ज्यादा कमोडिटी खरीद सकते हो। तो इसलिए इसमें लिखा है, अगर प्राइस कमोडिटी का फॉल होता है तो उसकी रियल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो कम क्वांटिटी परचेज करता है इसकी, ठीक है। तो इसलिए इस पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता है, तो उसे हम गिफ्ट इन गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल गुड्स, जो स्टेटस को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले इसे वेबलन ने बताया था। अब इन्होंने जो बताया था, इन्होंने इसमें डिस्कस जो करा है इस सोशल स्टेटस गुड्स को, भाई सोशल स्टेटस गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो हमारी सोसाइटी में स्टेटस को बढ़ाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन गुड्स को खरीदा तभी जाएगा, इन गुड्स को तभी परचेज किया जाता है जब इनके प्राइस हाई होते हैं, और प्राइस लो होने पर इन गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि द सोशल स्टेटस गुड्स आर परचेज्ड मोर व्हेन द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स हाई, एंड दीज गुड्स आर परचेज लेस व्हेन द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स लो, जब कम रहती है। जैसे डायमंड है, ज्वेलरी है, परफ्यूम्स हैं, ये इस टाइप के गुड्स हैं। अगर इनके प्राइस हाई हैं तो आप परफ्यूम लगा के जाओगे, ठीक है। फिर बहुत अच्छा कोई परफ्यूम है, मान लो बहुत कॉस्टली है, तो कहेंगे भाई इसने तो ये वाला परफ्यूम लगा रखा है, बड़ा कॉस्टली होता है ये, तो इससे आपका स्टेटस बढ़ रहा है। ऐसे ही ज्वेलरी भी है स्टूडेंट्स, ऐसे ही डायमंड है। अब जो अमीर पर्सन है, रिच पर्सन है, वो डायमंड तभी यूज करेगा जब उसकी वैल्यू हाई होगी, ठीक है। अगर वैल्यू लो है तो वो यूज ही नहीं करेगा। तो ऐसे इस पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। नेसेसरीज ऑफ लाइफ की जो गुड्स होती हैं हमारी, उन पर भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको मेडिसिन लेनी है भाई, ठीक है, कुकिंग गैस लेनी है, सॉल्ट लेना है, सॉल्ट एक छोटी सी चीज है, लेकिन इनके अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं ना, तो फिर भी आप इनको उतना ही परचेज करेंगे जितनी आपको नीड है, ठीक है। तो इन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड और गिफ्ट इन गुड्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालता हूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।